हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम घटना चक्र की बुक की एनालिसिस में आज हम भौतिक विज्ञान के टॉपिक जो है तरंग के बारे में पढ़ेंगे, तरंग के बारे में जानेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है यांत्रिक तरंग, दूसरा है अयांत्रिक तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें किसे कहते हैं? ये अयांत्रिक तरंगें वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव अथवा गैस से संचरित होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगें को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें ये यांत्रिक तरंगों की दो प्रमुख भाग हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें किसे कहते हैं? हमने क्या जाना कि तरंगें दो प्रकार का, एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक। और यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगें। आइए एक एक करके जानते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदेश होती है, तो ऐसे तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदिश का मतलब होता है समांतर होती हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है, तो ऐसी तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण या ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। जब समांतर होगी तो उसे हम अनुदैर्ध्य, लेकिन जब लंबवत होता है तब हम उसे अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। आइए जानते हैं अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। वैसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसे हम अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में संचरित हो सकता है। हम उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। लेकिन जब अनुप्रस्थ तरंगें होता है, इन्हें जब ये तरंगें गति की दिशा में माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा, ये तो अनुप्रस्थ तरंगें हैं। मतलब कि यांत्रिक तरंगें वे तरंगें जो किसी पदार्थिक जैसे कि ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होता है, वो यांत्रिक होगा। लेकिन अयांत्रिक में इन सभी माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी चलता है। उसे हम अयांत्रिक तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती हैं। किसकी? फोटॉन की बनी होती हैं सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर जो है 10⁻14 से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण आइए जानते हैं। पहला है कि यह उदासीन होता है और यह अनुप्रस्थ होती है। ये प्रकाश के वेग में गमन करती है और इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तरंग गति वेव मोशन क्या है? तरंग गति
किसी कारक के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। किसी कारक के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया तरंग गति कहलाती है। कंपन की कला, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि के द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। कंपन की कला क्या है कि आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण के किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को उस राशि के द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे उस क्षण के पर कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगे जो विद्युत चुम्बकीय नहीं हैं, जैसे कि कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें और प्रासव तरंगें जो हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। आयाम क्या है? दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ क्या है? तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य क्या है? और यहाँ पे था अनुदैर्ध्य तरंग और यहाँ पर है तरंग दैर्ध्य अर्थात वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या है? तरंग दैर्ध्य जिसे हम वेव लेंथ कहते हैं। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है और अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों में या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की जो चाल है ये तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य अर्थात तरंग चाल v बराबर n इंटू लैम्डा। तरंग चाल बराबर होगा आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ये इसके बीच का संबंध है। अब यहाँ पर है प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जैसे कि गामा किरणें जिसकी खोज पाल विलर्ड के द्वारा किया गया था। अब इनका तरंग दैर्ध्य परिसर देखा जाए 10⁻14 से 10⁻15 मीटर है। वही अगर इनकी आवृत्ति परिसर देखा जाए तो 10⁻20 से 10⁻18 तक है। तो गामा किरणों का जो प्रयोग है इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अपक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। यक्स किरणें जिसकी खोज रानजन के द्वारा किया गया था और तरंग दैर्ध्य 10⁻10 से 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक और आवृत्ति परिसर है ये 10⁻18 से 10⁻16 तक। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणें रिएटर ने इसकी खोज की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज रिएटर जिस तरंग दैर्ध्य जो है 10⁻18 मीटर से 10⁻7 मीटर तक और इसका जो है
और इसकी आवृत्ति परिसर अगर देखा जाए तो ये 10 के पावर 16 से 10 के पावर 14 तक इसका जो है पराबैंगनी किरणों जो प्रयोग है सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में हम पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। दृश्य विकिरण जिसकी खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था और इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर जो है 3.9 × 10 के पावर -7 मीटर से 7.8 × 10 के पावर -7 मीटर तक है। 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12 तक इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। आविरक्त किरण, आविरक्त विकिरण हर्शल के द्वारा किया गया था। 7.8 × 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 मीटर तक, 10 के पावर -12 से 10 के पावर 10 तक ये किरणें ऊष्मीय विकिरण हैं। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। आवर्त किरणों का फिर है लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे जिसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। इसकी आवृत्ति परिसर 10 के पावर -3 मीटर से 1 मीटर तक और इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर है और आवृत्ति परिसर जो है 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8 मीटर तक। इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे जो मार्कोनी के द्वारा खोजा गया, इसका जो है तरंग दैर्ध्य परिसर 1 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर तक और आवृत्ति परिसर 10 के पावर 6 से 10 के पावर 14 तक। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नोट दिया है कि 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर की तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, आश्रव तरंगें। आश्रव तरंगें क्या हैं? ये 20 हर्ट्ज से नीचे की वाली 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को आश्रव तरंगें कहते हैं। इससे हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार से स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। श्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें जो होती हैं ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। आश्रव तरंगें जो होती हैं ये 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं और हम इसे सुन नहीं सकते। लेकिन जो श्रव्य तरंगें होती हैं ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली होती है, इसे हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। प्राश्रव्य तरंगें, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को प्राश्रव्य तरंगें कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि के द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग। प्राश्रव्य तरंगों का जो उपयोग है संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में हम प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्वनि की चाल। ध्वनि की जो चाल है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1400
1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल ये 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। तो वही वायु में जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर से बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अब यहाँ पे विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखते हैं। जैसे वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकंड, भाप में 405 मीटर पर सेकंड, अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 मीटर पर सेकंड, समुद्र जल में 1533 मीटर पर सेकंड, पारा में 1450 मीटर पर सेकंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड, वही लोहा में 5130 या 5130 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, प्रबलता, तारत्व और गुणता। तो प्रबलता क्या है? प्रबलता ध्वनि का अवलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। प्रबलता क्या है? प्रबलता जो होता है ये प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। तारत्व। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है और ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। वही आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है एवं ध्वनि मोटी होती है। गुणता। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सनांदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक व्यक्त करने का जो मात्रक है उसे मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर या वाट मीटर -2 में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है और आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिमल, इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध। प्रबलता अनुक्रमानुपाती होता है log I, जहाँ I ध्वनि की तीव्रता है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में क्या अंतर है? प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। वही ध्वनि की तीव्रता जो है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। प्रबलता चेतना संबंधी है, ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता, ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले के कान की ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता जो है सुनने वाले के कान की ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान सुग्राहिता पर निर्भर करती है कि सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करता। नोट: ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि या इक्को: जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर या 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अनुनाद: जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि की व्यतिकरण: जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ये दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती हैं तो वह ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है और इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन: ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। ध्वनि का जो विवर्तन है यह 1 मीटर कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉपलर प्रभाव: जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या: किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल प्राध्वनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति प्राध्वनिक कहलाती है। प्राघाती तरंगें: जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वो अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती हैं। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्राघाती तरंगें कहा जाता है। तो यहाँ पे डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? मैक संख्या और प्राघाती तरंगें। तो डॉपलर प्रभाव को एक बार दोबारा समझेंगे कि क्या है।
कि डॉपलर प्रभाव, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है, अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़ करके आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। और इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो हम मतलब कि आज के लिए बस इतना ही, शेष हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप इसे पढ़ें, रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।